वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी परेपुरा। आज हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अभी था नेपाल क्राइसिस। आप सब ने देखा होगा, अभी नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसके पीछे व्हाट ऑल लेड टू दैट प्रोटेस्ट आज हम वो पढ़ेंगे। वहाँ क्यों हुआ ऐसा, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू दिस, ठीक है ना। सबसे पहले क्या नेपाल क्राइसिस, इसमें हमें क्या देखना है, जेनजी। सबसे पहले हम देखेंगे जेनजी किनको बोलते हैं। जेनजी बोलते हैं दोज किड्स बॉर्न बिटवीन 1990s, लेट 1990s एंड अर्ली 2000s, उनको जेनजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेनजी ब्रॉट डाउन केपी ओली गवर्नमेंट इन नेपाल। नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था केपी ओली, ठीक है ना। उसकी गवर्नमेंट को इन्होंने नीचे कर दिया, ठीक है ना। ही रिजाइंड। पीएम हाउस, पार्लियामेंट वॉज बर्न्ड, फाइनेंस मिनिस्टर वॉज परेडेड एंड बीटन, ठीक है ना। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या था, एक्स पीएम जलानाथ कमाल्स वाइफ राजा लक्ष्मी चित्रकार डाइड आफ्टर प्रोटेस्टर्स सेट देयर हाउस ऑन फायर। वो मर गई जब प्रोटेस्टर्स ने इसके घर को जला दिया, तो एक्स पीएम की वाइफ जो है वो उस आग में मर गई। इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ठीक है ना। बिगर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगर क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू दिस एंगर। इज इट ओनली सोशल मीडिया बैन और इज देयर ए बिगर पिक्चर, ठीक है ना। अभी हमें रीजंस देखने हैं, मल्टीपल रीजंस देखने हैं हमें कि क्या हुआ था, क्यों ये प्रोटेस्ट हुए, इनका रीजन क्या है, इन प्रोटेस्ट के पीछे कौन सा रीजन है। तो ठीक है ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ऑन September 2025 इन काठमांडू प्रोटेस्टर्स गैदर्ड, मोस्टली 20 to 25 ईयर ओल्ड, जिनको जेन-जी बोलते हैं। दे गैदर्ड इट। दिस प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ, नेपाली एनजीओ जिसका नाम है हामी नेपाल, एट अ सिंबॉलिक प्लेस कॉल्ड मतीगर मंडल, ठीक है ना। ये एक मतीगर मंडल है, मटीगर मंडल एक जगह है, वहां दे प्रोटेस्टर्स गैदर्ड देयर एंड फ्रॉम देयर दे मार्च टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, ठीक है ना। इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट द पुलिस रिजॉर्टेड टू वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, टीयर गैसेस, ठीक है ना, टू कर्ब द प्रोटेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गए, ठीक है ना। देन पुलिस स्टार्टेड फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। उसमें क्या हुआ, मोर देन 19 प्रोटेस्टर्स डाइड एंड मोर देन 400 इंजर्ड। इवन अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज किल्ड। जब ये खबर वहां फैली नेपाल में, तो वहां प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है ना, ऑल ओवर नेपाल। लेकिन गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज किया वहां। कर्फ्यू जो ही इंपोज किया, उसके बाद क्या हुआ, पीपल वायलेटेड दैट कर्फ्यू एंड दे केम आउट एंड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन सिटीज लाइक पोखराहारा, बुतवल, बैरीहवा एंड धमक, ठीक है ना। इसके पीछे एक मेन रीजन जो था, इस वक्त जो कह रहे हैं, जो मेन रीजन था वो था सोशल मीडिया बैन इन नेपाल, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है, वहां और भी रीजंस हैं दैट एडेड टू दिस वाज द इग्निशन, दिस वाज द बर्निंग पॉइंट, जो जहां पर मतलब जो दैट लेड टू दैट इंसिडेंट। लेकिन उसके पीछे क्या, कौन से रीजंस थे, वो है करप्शन, गवर्नमेंट मिसगवर्नेंस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेपोटिज्म, ठीक है ना। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। रीजन वन, जो मेन रीजन जो दैट लेड टू दिस इंसिडेंट दिस टाइम, क्या था, नवंबर 2023 में एक सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने, कि उन्होंने कहा कि मैंडेटरी रिजाइन रजिस्टर करना है सोशल मीडिया एप्स, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टिंडर है, बाकी ये सब हैं, इनको मैंडेटली रजिस्टर करना है। कहां, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, दे हैव टू एस्टैब्लिश अ लोकल प्रेजेंस। उनके लोकली उनके ऑफिस होने चाहिए, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, टिकटॉक के। उनको बोला एक तो रजिस्टर करो और दूसरा अपने ऑफिस यहां खोलो नेपाल में, ठीक है ना। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट वाज टू कर्ब फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड अदर साइबर क्राइम्स। हमें एक तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था, हम इसलिए इनको रजिस्टर करा रहे हैं, तो जो फेक न्यूज आजकल बहुत चल रही है, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और जो हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन असल रीजन only five including TikTok, Viber, etc. registered till date। बस 5 जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें सिर्फ 5, इनमें प्रोमिनेंट कौन है, टिकटॉक, उन्होंने बस रजिस्टर किया, ठीक है ना। ऑल्सो अच्छा, और क्या है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, इन इट्स ऑर्डर परमिटेड द गवर्नमेंट टू बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट डिड नॉट रजिस्टर।
सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हां ठीक है, आप ये जो कर रहे हो ये सही कर रहे हो, जो भी रजिस्टर नहीं कर रहा है उनको बैन किया कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब इस साल, ये पिछले साल हुआ था 2024 में, अब इस साल 2025-28 अगस्त नेपाल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड सोशल मीडिया एप्स टू गेट रजिस्टर्ड। उन्होंने क्या कहा कि सोशल मीडिया एप्स को कि रजिस्टर करो, वरना 3 सितंबर से हम आपको बैन करेंगे, इधर रजिस्टर और फेज बैन बाय 3 सितंबर, ठीक है ना। इट was mostly ignored by social media companies. Thus, on 3rd of September, government banned 36 social media platforms including Facebook, Instagram, WhatsApp, ठीक है ना, YouTube, Snapchat, X, हाँ, Twitter जिसको अब X बोलते हैं, एक्स्ट्रा, इन सब को बैन कर दिया। अब क्या, जब इन्होंने बैन किया तो वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि प्रोटेस्टर्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट डिड दिस टू प्रोटेस्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ इन्होंने ठीक किया कि ये हेट स्पीच कर्ब करने के लिए, नहीं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ये इसलिए बैन किए हैं टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कर्ब पब्लिक वॉइस। उन्होंने कहा कि जो करप्शन यहां है, जो यहां इनइक्वालिटी है, उसको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया क्या कर रहा था, दैट वाज एक्सपोजिंग करप्शन, नेपोटिज्म, ठीक है ना, इनइक्वालिटी जो नेपाल में हो रही थी। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एक्चुअली क्या हुआ है, मतलब वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है। नेपाली यूथ वर वेरी फ्यूरियस अबाउट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक रिपोर्ट है, वहां एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने एक रिपोर्ट दिया है कि इन 2024 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल वाज 20.82%, मतलब हर 5 में से एक नेपाली बेरोजगार था, ठीक है ना। और क्या था, वेरी फ्यू जॉब्स वेर देयर, ठीक है ना, बहुत कम जॉब्स थे। पीपल माइग्रेटेड टू अदर नेशंस टू सर्च फॉर जॉब्स, इवन इतना वहां कि सम वेंट टू फाइट रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया की तरफ से वो वॉर लड़ने गए यूक्रेन में, क्योंकि वहां उनको ऑफर्स मिल रहे थे, लिक्रेटिव मनी मिल रहा था, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। यहां जॉब नहीं थी और वहां पैसा अच्छा मिल रहा था, इसलिए क्या वो खींचे चले गए वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर में हिस्सा लेने के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया रिक्रूटेड देम, और उनको जस्ट 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर फ्रंट लाइन पे भेजा जाता था। एज पर सीएनएन का एक रिपोर्ट है, नियरली 15,000 नेपालीज वर रिक्रूटेड बाय रशिया टू फाइट इन दिस वॉर, और इसमें कुछ मार गए, सम नेवर रिटर्न बैक। इन नटशेल, नो जॉब्स इन नेपाल प्लस ल्यूक्रेटिव ऑफर बाय रशिया टू ज्वाइन द वॉर, तो इसलिए वो चले गए। यहां ये कुछ पिक्चर्स हैं नेपाली सोल्जर्स हैं जो रशिया यूक्रेन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। टू एड फ्यूअल टू दिस, और एक चीज क्या, एक तो यहां इनको कॉमन मैन के पास जॉब्स नहीं थी, कॉमन मैन के पास इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई थी, कॉमन मैन के पास वो सारी सुविधा नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ऊपर से जितने भी ये पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, जितने पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, बेटे हैं या पोते हैं, दे लिव्ड ए वेरी लिक्युलेटिव लाइफ, ठीक है ना। वो अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे शो करते थे, कोई गुच्ची का बैग देता, कोई अरमानी की घड़ी दिखा रहा था, कोई एक्सपेंसिव कार्स दिखा रहे थे, फॉरेन से लाते थे, ठीक है ना। और इससे क्या हो गया, इससे एक बात फैल गई वहां कि इनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और कॉमन नेपाली जो है उसको रोजमर्रा की जिंदगी सुविधा वो नहीं मिल रही है। तो पीपल स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस, जैसे ये हैशटैग नेपो किड्स, नेपो बेबी स्टार्टिंग ट्रेंडिंग। टिकटॉक वाज यूज्ड टू शो द डिफरेंस बिटवीन देयर नेपो किड्स एंड कॉमन नेपाली पीपल। एक वहां फिर पंच लाइन थी, नेपो किड्स केम विद गोची बैग्स, अवर्स केम इन कॉफिन्स। जो रशिया यूक्रेन वॉर में वहां मारे गए वो वहां कोफिन्स में आ गए, और ये क्या, ये गोची बैग्स लाते हैं, ये इनके अमीर जो जितने भी लोग हैं, जितने ये पॉलिटिशियंस हैं जिनने करप्शन से पैसा कमाया है, उनके बच्चे बाहर से गोची बैग्स लाते हैं, हम और हमारे किस में आते हैं, ताबूत में आते हैं, कोफिन्स में आते हैं, ठीक है ना। अंदर रीजन क्या था, और एक रीजन क्या था, करप्शन बहुत सालों से वहां नेपाल के, मतलब वहां इस पे वो बात हो रही है, लेकिन अब जाके ये मतलब सामने आया है। एक बात मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं इसका। बिफोर 2008 नेपाल वाज अ मोनार्की। 2008 से पहले नेपाल वाज रूल्ड बाय किंग ज्ञानेंद्र सिंह, जो लास्ट रूलर था, इसको डिस्पोज किया गया था, ठीक है ना। वहां 2 रेवोल्यूशंस चली, एक तो था डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन ऑफ 2006 एंड माओवेस्ट इंसर्जेंसी वहां चली। उन्होंने 2008 में, ऑन May 2008
ऑफिशियली मोनार्की वाज एबॉलिश्ड। इन्होंने स्ट्रगल की, एक तो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन ऑफ 2006 और मॉस्ट इंसर्जेंसी वो बहुत समय से चल रही थी वहां, तो अल्टीमेटली इन 2001 दिस मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये था, ये किंग थे नेपाल का किंग ज्ञानेंद्र सिंह और उसकी फैमिली थी वहां, ठीक है ना। हाँ, अब 17 साल हो गए, 17 साल में 13 बार वहां गवर्नमेंट चेंज की गई। इतनी इंस्टेबिलिटी थी इस गवर्नमेंट में, जो नई गवर्नमेंट बनी थी, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, इसमें 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो गई। कभी केपी ओली शर्मा बनता था, कभी पुष्प कुमार दाहाल बनता था, कभी शेर बहादुर देबा बनता था, और ये बूढ़े बूढ़े 70 साल के रूल कर रहे थे टर्न बाय टर्न, ठीक है ना। So they kept rotating power among themselves. They formed coalitions and it would break within months to form another one. They used to form coalitions. After some time there was some disagreement and ultimately it used to break. Then another election used to take place and same thing repeated. This vicious cycle repeated. So people got fed up with them also. ठीक है ना। अब क्या है, अब वहां दो पार्ट, ये याद रखना चाहिए, दो मेन पार्टीज हैं वहां जहां नेपाल में। एक तो है नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। से कम्युनिस्ट के दो हिस्से हुए कम्युनिस्ट पार्टी के 2018 में। एक था सीपीएन यूएमआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, और दूसरा है सीपीएन एमसी माओविस्ट सेंटर, ठीक है ना। ये 3 बड़ी पार्टीज थी वहां जो रूल कर रही थी टर्न बाय टर्न, ठीक है ना। इन पे भी इनके हेड्स, जो ये पार्टीज के हेड्स थे, उन पे भी करप्शन के चार्जेस थे, ठीक है ना। नेपाली कांग्रेस जो था, कांग्रेस, उसका हेड था शेर बहादुर दोबा, एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग इलीगल कमीशन इन द परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, एंड ऑल्सो हिज वाइफ आरजू राणा देबा जो यहां पिक्चर में है, ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। शी वाज द फॉरेन मिनिस्टर इन केपी ओली गवर्नमेंट। ये फॉरेन मिनिस्टर थी। इसको क्या एक्यूज किया गया था कि ये नेपाली स्टूडेंट्स, नेपाली सिटीजन्स को स्कीम, नेपाली भूटान की सिटीजनशिप देता था और उनको रिफ्यूजी स्टेटस देके यूएस भेजते थे, ठीक है ना। इस पे ये चार्ज लगा था। तो करप्शन, इन पे करप्शन चार्जेस थे। ये तो नेपाली कांग्रेस का हेड शेर बहादुर दोबा। सीपीएन एमसी हेड पुष्प कुमार दाहाल जो था, उसको एक्यूज्ड ऑफ डाइवर्टिंग मनी मेंट फॉर माओइस्ट फाइटर्स। जो माओइस्ट फाइटर्स थे उनको जब रिहेबिलिटेट किया, उनको जो पैसा, उनके लिए पैसा जो आया, वो इसने पुष्प कुमार दाहाल ने अपने जेब में रखा। और फिर सीपीएन यूएमएल हेड केपी शर्मा ओली जो अभी वहां का प्राइम मिनिस्टर था, तो उसको क्या एक्यूज है, उसने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर वायलेट किया जिसमें ये था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टी स्टेट थी वहां, क्योंकि नेपाल में टी निकलती है, वहां टी एस्टेट्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसको उसने डाइवर्ट किया था इनटू कमर्शियल प्लॉट। तो उसको रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और उसने वायलेट किया वो ऑर्डर और एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर दिया उसने, ठीक है ना। सिमिलरली अदर चार्ज, एक्सपीएम्स, पॉलिटिशियंस जितने भी थे, सब पे करप्शन के चार्जेस थे। टू एड फ्यूल टू इट, ठीक है ना, टू रब सॉल्ट और टू द वाउंड, क्या था, इट हैड बीन अ प्रैक्टिस इन नेपाल इन 2006 से एक प्रैक्टिस थी वहां, टू ग्रेट इम्यूनिटी। जितने भी पॉलिटिशियंस थे, अगर वो ऑफिशियली कुछ करते, ऑफिशियल कैपेसिटी में, पॉलिसी डिसीजन में कुछ भी करते चाहे करप्शन, उनको इम्यूनिटी थी, उनको इम्यूनिटी दी गई थी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। तो दिस प्रैक्टिस गेव करप्ट पॉलिटिशियंस इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शंस। ये कुछ भी करते ऑफिशियली ये कुछ भी करते, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये तो जुल्म था लोगों के साथ। तो इस नाउ ऑल दीज एक्यूजेशंस, ये सब चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, ये जारी था। वहां बोलते थे कि ये नेपो किड्स हैं, बाकी बोलते इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिशियंस करप्शन बहुत करते हैं। ऊपर से ये ऑर्डर आ गया कि सोशल मीडिया को बैन करो। इससे क्या हुआ, लोग भड़क गए, वो निकले बाहर, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। प्रोटेस्ट में उनके ऊपर गोली चल गई। तो क्या हुआ, जब सोशल मीडिया बैन हुआ, उससे क्या था, नेपाल का सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली नेपाल जीडीपी। उससे क्या हुआ, दिस बैन डिसरप्टेड द टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है ना। जो टूरिज्म, जिसपे नेपाल का मेन, वो बहुत सारे लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। तो जब ये सोशल मीडिया बैन हुआ, दिस डिसरप्टेड द टूरिज्म इंडस्ट्री कंप्लीटली। ऑल्सो कॉमन पीपल गॉट इफेक्टेड, क्योंकि मोर देन 70 लाख नेपालीज लिव अब्रॉड फॉर जॉब्स एंड स्टडी के लिए बाहर पढ़ते। कोई इंडिया में पढ़ता है, कोई यूएस में पढ़ता है, कोई ब्रिटेन में पढ़ता है, कोई अदर कंट्रीज में, कोई यहाँ जॉब करने आता है। इवन हमने यहां देखा है बहुत सारे नेपाली जॉब करते, वो अब घर बात ही नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए क्या था, एक ट्रॉमा था ये। तो
So to add fuel even more, thus people when people started protesting, the Nepali government reacted like an authoritarian state. चाहिए था कि इनको तहम्मुल से इन प्रोटेस्टर्स की बात सुनी जाए, इनके मतलब डिमांड सुने जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, दे एक्टेड लाइक एन अथॉरिटेरियन स्टेट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीयर गैस फिर गोलियां चलाई, जिसमें मोर देन 20 प्रोटेस्टर्स, अभी इस वक्त आज मैं देख रहा हूं मोर देन 30 प्रोटेस्टर्स हैव डाइड एंड मोर देन 500-600 हैव बीन इंजर्ड. तो उससे क्या हुआ नाउ, जब ये पुलिस ने शूटिंग वूटिंग की, इससे क्या हुआ, इससे एकदम वहां एनआरकी फैल गई. तो इट फोर्स द गवर्नमेंट. हाँ, ऊपर से और एक चीज, जो गवर्नमेंट था उन्होंने नेशनलिज्म का नारा दिया, जय नेपाल, जय ये है कि हम ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द पीस. और इवन जो पीएम था उसने कहा विल नॉट बाउ डाउन टू एरोगेंस. तो उसने इनडायरेक्टली उसने ही एरोगेंस दिखाई. उसको चाहिए था कि वो इनकी बात सुने और इनके प्रॉब्लम्स हल करे. तो फिर क्या हुआ, लेकिन जब प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गए, मर गए ज्यादा, उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बर्न मनी पॉलिटिशियन हाउसेस वेयर बर्न, पार्लियामेंट वाज बर्न, पीएम हाउसेस वेयर बर्न. तो फाइनली पीएम ओली शर्मा को रिजाइन करना पड़ा. सबसे पहले नेपाल के होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया ऑन मॉरल ग्राउंड्स एंड सोशल मीडिया बैन वाज लिफ्टेड. बट स्टिल प्रोटेस्ट्स आर गोइंग ऑन. पीपल आर डिमांडिंग सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स. ठीक है ना, क्या कहते हैं कि हाँ रिफॉर्म्स हो ऑन मॉडर्न लाइंस, यहां हमारी एम्प्लॉयमेंट हो, यहां हमारी इनइक्वालिटी कर्व की जाए, करप्शन कर्व हो जाए. ठीक है ना. तो ये इन नटशेल था नेपाल में क्या हुआ आज तक. तो ये था नेपाल का क्राइसिस इन नटशेल. मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या हुआ था नेपाल में, कैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या था और इसके लिए सीख क्या है. इसमें क्या, इसके लिए बाकी गवर्नमेंट्स के लिए सीख है कि नेवर इग्नोर पीपल का जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो प्रजा है, उनके जो मसाइल हैं, उनको हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए और उनको टाइमली उन पे काम किया जाए, वरना ऐसी प्रोटेस्ट बाकी जगह भी हो सकते हैं. सो थैंक यू. दिस वाज ऑल अबाउट नेपाल क्राइसिस. ठीक है ना. होप यू ऑल अंडरस्टूड. और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.